स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? ये वो मोड्स है जिस डायरेक्शन में आपकी एनर्जी होती है, और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ही होती है, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होती है, तो पता है सबको। तो जिस जिस डायरेक्शन में तुम्हारी एनर्जी होगी उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम अगर बात करें सबसे पहला मोनो एटॉमिक की, मोनो एटॉमिक पार्टिकल है तो हम उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बोलेंगे? 3 हो जाएगी। कौन कौन सी एक हो जाएगी? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि इसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, वो भी कौन सी? ट्रांसलेटरी फील्ड में होती है ओनली। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। सेकंड ले लिया डाई एटॉमिक गैस। अगर डाई एटॉमिक है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 तो होती है, एक्स, वाई और जेड में। अब गौर से सुनना, और क्या होगी? और होगी 2 और हो जाएगी, उनको बोलते हैं हम रोटेशनल एक्सिस में। ठीक है, कैसे? मान लो मैं एक्स वाई एक्सिस में बैठा हूं। किस में बैठा हूं? सॉरी, मैं कौन से प्लेन में बैठा हूं? एक्स वाई प्लेन में बैठा हूं। यहां पे धरती पे बैठा हूं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लो, तो मैं घूम कौन कौन से प्लेन में सकता हूं? एक्स और वाई प्लेन में बैठा हूं तो मैं जेड एक्सिस के अबाउट घूम सकता हूं और वाई एक्सिस के अबाउट घूम सकता हूं। एक को तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? किसके अबाउट घूमोगे? कौन कौन से प्लेन में घूमोगे? आप जिस प्लेन में हो उस प्लेन को छोड़ दो, बाकी सारे प्लेन में घूम सकते हो। घूम सकते नहीं घूम सकते? कौन कौन से आगे? एक्स वाई में आप बैठे हो तो वाई जेड हो गया, और दूसरा कौन हो गया? एक्स जेड हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप घूमोगे किसमें? 2 रोटेशनल एक्सिस में। तो टोटल कितनी होगी? 5 होगी। 5 में से 3 ट्रांसलेटरी और 2 रोटेशनली, ये 2 आ जाएगी। टोटल कितनी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5 होती है। नेक्स्ट करते हैं, अगर ट्राई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक में भी लीनियर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। लीनियर कैसा? CO2, ये होता है लीनियर। अगर लीनियर है तो ये डाई एटॉमिक की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें भी कैसे हो जाएगी? एक्स वाई जेड में हो जाएगी और 2 रोटेशनल हो जाएगी। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी भी कितनी होगी? 5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो नेक्स्ट करते हैं, अगर मान लो ट्राई एटॉमिक गैस और आ जाती है आपके पास में, जो कि क्या होनी चाहिए? ट्रायंगुलर शेप में होनी चाहिए, मतलब ये बोल दूं नॉन लीनियर हो जाए तो भी बात सही है। लोन पेयर वगैरह निकालते हो ना, मान लो NO2 है, H2O है, ये सब क्या है? नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर में क्या होती है? 3 तो होती है एक्स वाई जेड और 3 होती है रोटेशनल। तो इसमें टोटल कितनी होगी? 6। 3 ट्रांसलेटरी और 3 रोटरी मोशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन। अब अगर मान लो ये तो होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, NTP के ऊपर, अगर बहुत कम ले लिया जाए, ठीक है, टेम्परेचर लेस देन 7 केल्विन ले लें या 70 केल्विन ले लें, बहुत कम है टेम्परेचर, ये समझ रहे हो, तब आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा? ये ओनली ट्रांसलेटरी ही रहेगा, रोटेशनली वहां पे कम हो जाएगा, ओनली इतना ही रहेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत हायर ले लें, ग्रेटर देन 700 केल्विन ले लें, या फिर मान लो 1000 केल्विन से भी ऊपर ले लें, बहुत बड़ा टेम्परेचर है, तो यहां पे कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी? 3 तो ट्रांसलेटरी हो ही गई सबकी, ऐसे लिख देते हैं 3 ट्रांसलेटरी, 2 रोटरी और 2 वाइब्रेशनल और हो जाएगी। इसमें भी 3 ट्रांसलेटरी, 2 रोटरी और 2 वाइब्रेशनल हो जाएगी। यहां पे 3 ट्रांसलेटरी, 2 रोटरी, सॉरी 3 रोटरी और 2 वाइब्रेशनल। तो यहां पे कितनी होगी भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम? अगर ये दे रहे तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो रही 3, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो रही है? इसकी भी हो जाएगी 3A और 2A, 3 ट्रांसलेटरी और 2 वाइब्रेशनल, तो टोटल हो गई 5। इसकी कितनी होगी? 3 और 4 7, इसकी भी 7, और इसकी कितनी हो जाएगी? 3 2 5 6 7, 3 3 6 7 8 हो जाएगी। क्लियर? ये बस बोला गया है, ध्यान में रखो कि हां अगर लो टेम्परेचर हो जाता है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कट हो जाता है, अगर हाई टेम्परेचर हो जाता है तो वाइब्रेशनल एनर्जी भी आ जाती है, तो वो 2 की शिफ्ट में आएगी। डैंपिंग होता है ना, वाइब्रेशन करते हैं हम,
तो अप एंड डाउन मोशन होता है, तो 2 वाइब्रेशनल एनर्जी और आ जाएगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 तक जा सकती है। क्लियर और नॉट क्लियर है? अब हमें ये तो ध्यान रखना है और बाय डिफॉल्ट यही ध्यान रखोगे। अगर क्वेश्चन में आ गया और वो कह रहा है कि आपका ट्राई एटॉमिक मटेरियल है, तो ट्राई एटॉमिक को कौन सा मानोगे? जब तक वो लीनियर नहीं कहता तो ट्राई एटॉमिक को क्या मानोगे? नॉन लीनियर मानोगे, और नॉन लीनियर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 6। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? जनरली ध्यान में रखना है मोनो एटॉमिक 3, डाई एटॉमिक 5 और ट्राई एटॉमिक 6। क्लियर और नॉट? फटाफट नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हटा रहा हूं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ध्यान रखना, काम आता है बहुत केमिस्ट्री में भी। ये पोर्शन सेम है केमिस्ट्री में आपके, देखना गौर से। हम लोगों ने लिखा कि मैक्सवेल क्या कहना चाह रहा है। मैक्सवेल का इक्वी पार्टीशन लॉ ये कहता है कि जिस भी डायरेक्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसी डायरेक्शन के अंदर सबकी सेम काइनेटिक एनर्जी आएगी मॉलिक्यूल की, और उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ kT हो जाएगी, वेयर k इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्लियर है? ये कहना चाह रहा है। चेक करके देख लेते हैं। आई गेस आपने एक प्रेशर का फॉर्मूला बनाया था, प्रेशर ऑफ गैस का हमने डेरिवेशन किया है, उसके अंदर हमने P इज टू क्या निकाला था? रो बाई 3 इंटू VRMS का स्क्वायर, ऐसा एक फॉर्मूला बनाया हमने, याद है? एक क्यूब शेप के डब्बे के अंदर एक मॉलिक्यूल को रख दिया था, उस मॉलिक्यूल से VRMS का डिफाइन किया था ना फॉर्मूला, VRMS से उसको भगाया था, वो टकरा के वापस आ रहा था। अरे उस गैस को क्या मान सकते हो? मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक की ट्राई एटॉमिक? वेरी गुड, मोनो एटॉमिक। क्यों? क्योंकि अकेला पार्टिकल लिया था। तो मोनो एटॉमिक के लिए क्या वैल्यू आई थी वो देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डाई एटॉमिक निकाल लेंगे, फिर ट्राई एटॉमिक निकाल लेंगे। ट्राई करें? तो देखो, सबसे पहले उसमें ये था फॉर्मूला P इज टू रो बाई 3 VRMS का स्क्वायर। सही बात है कि नहीं? ऐसा कुछ फॉर्मूला था, आपने देखा है तो क्लियर। मान लो इसकी जगह मैं ऐसे लिख दूं, रो को क्या लिख सकते हो आप? मास टोटल अपॉन वॉल्यूम टोटल इंटू VRMS का स्क्वायर। वॉल्यूम को V लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखते। क्लियर है? V इधर आ जाएगा, नहीं समझे? V इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? PV, और इधर क्या बन जाएगा? M टोटल डिवाइडेड बाई 3 इंटू VRMS का स्क्वायर। ऐसे कुछ है। मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब देखो गौर से, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो क्या लिखा जा सकता है? PV इज इक्वल टू 2 बाई 3, 2 ये रहा 3 ये रहा, ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 बाई 2 PV। फॉर आइडियल गैसेस PV इज इक्वल टू nRT। तो हमने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 बाई 2 nRT। नहीं समझे? समझ गए? इसको आगे लेके गए। फॉर 1 मोल गैस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 बाई 2 nRT होता है। तो n को नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ एटम्स में अगर हम डिवाइड करें तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? 3 बाई 2 kT लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बताओ, याद करो। इसको क्या लिखा था? R बाई NA से डिवाइड कर दूं, NA से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? NA से मल्टीप्लाई और NA से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहां पे R बाई NA क्या हो जाता है? K हो जाता है। अरे बोल्ट्जमान कांस्टेंट K की वैल्यू क्या होती है? R अपॉन नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अवोगाद्रो नंबर, ये वैल्यू थी। तो 3 बाई 2 kT। अब बताओ, ये जो हमने सिंगल पार्टिकल लिया था ये कौन सा था? मोनो एटॉमिक था कि नहीं था? मोनो एटॉमिक था, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ये 3 बाई 2 kT। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सर इसकी x में काइनेटिक एनर्जी, y में काइनेटिक एनर्जी और z में काइनेटिक एनर्जी, x एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी, y एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी हाफ kT और हाफ kT है। तो टोटल कितना बेटा?
3/2, अब भी नहीं समझे। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 3/2 KT को मैंने ऐसे लिख दिया, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो 3/2 KT। क्या 3/2 KT को ही ये डिफाइन कर रहा है, नहीं कर रहा मैक्सवेल? मैक्सवेल भाई साहब कह रहे हैं कि जिस जिस साइड में डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं मोनो एटॉमिक के? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो 1, 2 और 3, तीनों साइड में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इक्वल है कि नहीं है? सेम एनर्जी है। तो यही तो बोल रहा है कि जिस जिस डायरेक्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो सेम काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा, और उस एक काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ KT। अब गौर से सुनना, गौर से सुनना मेरी बात। अगर मैंने ये बोल दिया कि मोनो एटॉमिक गैस है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3/2 KT। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इज 3/2 KT। तो क्या मैं इसी मैक्सवेल को यूज करके ये बोल सकता हूं कि डाई एटॉमिक के लिए 5/2 KT होना चाहिए? क्लियर है? और तीसरा, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 3 KT होना चाहिए, क्योंकि 6/2 3 हो गया। नहीं समझे? अब इसको याद करने का तरीका ऐसे नहीं रखेंगे, इसको याद करने का तरीका अलग होना चाहिए आपका, ठीक है? उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिफाइन करेंगे। अभी पहले फटाफट ये नोट कर लो, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले लिख देता हूं मैं। क्लियर? करो। देखो नेक्स्ट, अगर मैंने ये कह दिया कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 3/2 KT फॉर मोनो एटॉमिक गैस है, तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी? देखो गौर से, 1 मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी, क्या मैं इसको F/2 KT लिख दूं, चलेगा? वेयर F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब बताओ, मोनो एटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा? F की वैल्यू 3, मोनो एटॉमिक के लिए 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 हो गया तो फॉर्मूला क्या बना? 3/2 KT। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी फॉर मोनो एटॉमिक गैस। क्लियर और नॉट? फिर मैंने लिख दिया, ये तो 1 मॉलिक्यूल के लिए है। अगर मैंने ये लिख दिया 1 मोल के लिए, तो मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? F/2 RT आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? क्योंकि K की वैल्यू क्या होती थी? R/Na। तो ये तो 1 के लिए है ना डिफाइन। अगर 1 होता है तो R की जगह पे हम K लिख सकते हैं, लेकिन अगर Na से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा? R बन जाएगा। तो एक मोल के लिए हो गया। और अगर मैंने ये बोल दिया N मोल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? F/2 इंटू NRT। समझे नहीं समझे? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि काइनेटिक एनर्जी हर एक की कितनी होती है? F/2 NRT होती है। क्लियर? अगर आपने एक मोल के लिए बोली है तो कितनी हो जाएगी? F/2 RT। क्लियर? और अगर एक मॉलिक्यूल के लिए बोली है तो R और K दोनों सेम होते हैं फिर एक मॉलिक्यूल के लिए। क्लियर? तो K की वैल्यू लिख देंगे R की जगह, तो R इज टू क्या हो जाएगा? K। तो आंसर क्या आ जाएगा? F/2 KT। डन और नॉट? ठीक है। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किस फॉर्म में जाएगी आपके पास में? सबसे पहले जैसे ही आप टेम्परेचर देते हो तो टेम्परेचर देते ही सबसे पहले एनर्जी स्ट्राइक कौन सी करती है आपके दिमाग में? इंटरनल एनर्जी। याद आया नहीं है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अजम्पशन के बाद में जो इंटरनल एनर्जी होती है, आप कहीं पे भी उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करवाते हो तो थर्मल एनर्जी सीधा किस में जाती है? इंटरनल एनर्जी में। याद आया? पतीले में दूध गर्म कर रहे हैं तो वो एनर्जी कहां जाएगी? पहले उसके इंटरनल पार्ट में जाएगी। इंटरनली वो गर्म होगा तब जाके ऊपर उबाल आएगा ना। याद आया नहीं है? पहले कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन, ये सब किस में जा रहा है? इंटरनल फॉर्म में जा रहा है। फिर बबल बनते थे नीचे, फिर बबल बनने के बाद में वो बबल ऊपर मौजूद तल पर आते थे ऐसे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम उसको क्या कहने की कोशिश करें? सबसे पहले किस में जाएगा? इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी में भी किस में जाएगा? पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी में। उसके बाद में काइनेटिक इंटरनल एनर्जी में जाएगा। उसके बाद में इफेक्ट दिखाएगा। दिखाएगा नहीं दिखाएगा? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी को काउंट करते ही नहीं है। तो पूरी की पूरी टोटल काइनेटिक एनर्जी ही हमारी एनर्जी है, और वो एनर्जी किस में जाएगी? इंटरनल एनर्जी में जाएगी। तो क्या मैं इसी को इंटरनल एनर्जी बोल सकता हूं? क्योंकि इंटरनल एनर्जी को अगर मैं लिखूं, इंटरनल एनर्जी
कैन बी डिफाइंड बाय यू, तो क्या होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मानते हैं, मानते नहीं मानते, तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी ही हमारी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, U इज इक्वल्स टू F/2 nRT, लिख सकते हैं। और अगर डेल्टा U लिखूं तो F/2 nR डेल्टा T, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। फिर समझे मेरी बात, नहीं समझे? तो इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या बोल सकते हो, इंटरनल एनर्जी किन पे डिपेंड करती है, दो टाइप की चीजों पे डिपेंड करती है। आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना पड़ेगा, मतलब गैस कौन सी है आपको वो बताना पड़ेगा, और दूसरा टेम्परेचर बताना पड़ेगा। अगर मैं ये बोल दूं, अगर मैंने ये बोल दिया आपको कि इंटरनल एनर्जी फॉर अ गिवन टाइप ऑफ गैस, क्या बोला, इंटरनल एनर्जी फॉर गिवन टाइप ऑफ गैस एट टेम्परेचर दिस, तो उसकी इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड है कि नहीं है। फॉर गिवन, गिवन मतलब एनआर गिवन है, टाइप ऑफ गैस मतलब मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, मतलब एफ की वैल्यू गिवन है, तो वो रख दिया। तो अब टेम्परेचर की जरूरत है, तो ओनली हम यहां से बोल सकते हैं बेटा कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अगर आपने टेम्परेचर डिफाइन कर दिया तो इंटरनल एनर्जी डिफाइन होगी, अगर गैस डिफाइन है तो। समझे मेरी बात, नहीं समझे? क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है, गौर से समझना, किसी भी पार्टिकल की या किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कुछ गिवन है और वो गैस मोनोएटॉमिक है, उसके नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो बताओ वो कौन से टेम्परेचर पे है, क्या बता सकते हो आप लोग? सिंपल सी बात है, अगर आपको U गिवन है, एटॉमिसिटी गिवन है, N की वैल्यू गिवन है, तो टेम्परेचर बताया जा सकता है। दूसरी बात, अगर मैं ये बोल दूं कि एक गैस है, उसकी इंटरनल एनर्जी इतनी है, कुछ भी दे रखी है, और वो इस टेम्परेचर पे है 300 केल्विन पर, उसकी इंटरनल एनर्जी इतनी आती है और वो 1 मोल गैस है, तो क्या आप उस गैस का टाइप बता सकते हो कि वो मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है कि ट्राइएटॉमिक है? बताया जा सकता है, नहीं बताया जा सकता? तो ऐसे हम पता लगा लेते हैं कि एटॉमिसिटी क्या है बॉडी की। क्लियर? एटॉमिसिटी मतलब हमारी गैस ट्राइएटॉमिक है, डायएटॉमिक है या मोनोएटॉमिक है, ये भी पता लगाया जा सकता है। क्लियर और नॉट? इसको नोट करो, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या होती है स्पेसिफिक हीट? हमने कैलोरीमीटर में ये चीज पढ़ रखी है, वो भी अच्छे से। स्पेसिफिक हीट दो टाइप की होती है, एक होती है मोलर स्पेसिफिक हीट और एक होती है ग्राम स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो फटाफट इसको देख लेते हैं, क्विक रिवीजन हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इसको हम C से डिफाइन करते हैं या S से डिफाइन करते हैं। ठीक है, हमने ये कहा C इज टू क्या होना चाहिए, डेल्टा Q, ऐसे होता है ना MC डेल्टा T। ठीक है, तो यहां से C की वैल्यू डेल्टा Q बाई M डेल्टा T होता है, नहीं होता? 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए 1 यूनिट ऑफ मास को एक्वायर करके जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर केजी केल्विन बोल सकते हो, या जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि डेल्टा टी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो यहां तक तो ओके है, बट एक समस्या चीज है कि सर जो C इक्वल्स टू आपने डेल्टा Q बाई M डेल्टा T लिखा है, इसके अंदर जो Q है वो क्या है, वो पाथ डिपेंडेंट है। अब देखो क्या चीज होती है पाथ डिपेंडेंट और पाथ इंडिपेंडेंट चीजें क्या होती है, गौर से सुनना। मान लो मैंने आपको बोला आप यहां से जयपुर जाओ, ठीक है, तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ एक्वायर करना है, तो आप यहां से फ्लाइट लोगे सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन में, तो वही तो कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ऐसे समझा जा सकता है। तो आप स्ट्रेटली चले गए। अब मुझे तो ये पता है कि आप कौन से रास्ते से जाओगे, कौन से रास्ते से नहीं जाओगे। मैंने आपको सिर्फ एक बात बोल दी कि स्टेट फंक्शन होनी चाहिए। स्टेट फंक्शन मतलब मैं आपको जोधपुर से जयपुर जाने का
500 रुपया दूंगा, ठीक है। जयपुर से और जोधपुर से जयपुर जाने के लिए सिर्फ 500 रुपये मिलेंगे। आपको जाना है जैसे जाओ, ठीक है। अब आप कैसे जाओगे, यहां से बस ली और सीधा जयपुर चले गए, या ट्रेन ली सीधा जयपुर चले गए। क्लियर है। कोई कहता है नहीं सर मैं तो थोड़ा सा घूम के जाऊंगा, मैं यहां से पहले इंडोनेशिया जाऊंगा, फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली, फिर दिल्ली से होते हुए मैं फिर जयपुर जाऊंगा। समझ लो बाई चांस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। किसके पैसे ज्यादा लगेंगे, जो ज्यादा ट्रेवल करके जाएगा, जो जितनी ज्यादा डिस्टेंस एक्वायर करेगा उसके ज्यादा पैसे लगेंगे। अरे लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा ना। इट मींस आप पाथ पर डिपेंड कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आपकी पॉकेट जो है उसका जो एक्सपेंसेस है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके पाथ पे डिपेंड करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इट मींस मैं ये बोल सकता हूं योर एक्सपेंसेस इज पाथ डिपेंडेंट। लेकिन मैंने जो काम दिया तुम्हें, मैंने बोला ये पेन आपको जयपुर में किसी को दे के आना है, मेरा काम क्या है, स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। ये मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन से रास्ते से जाओगे, मेरा ये पेन जयपुर पहुंचना चाहिए। मतलब मैं क्या ये बोल सकता हूं, मैंने इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिफाइन कर दिया, बाकी मुझे मतलब नहीं है पाथ से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इट मींस ये पेन यहां से जयपुर पहुंचना इज अ पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन, आपका वहां पे पहुंचना इस पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। समझ गए नहीं समझ गए। आप किस रास्ते से जा रहे हो उसी पे आपका एक्सपेंस आएगा ना। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कोई कहता है नहीं सर 500 रुपए तो मैं बचाना चाहता हूं, तो वो पैदल निकल गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। पैदल निकल गया, एक्सपेंस तो हुआ ही नहीं ना भाई, उसका एक्सपेंस हुआ है क्या, नहीं हुआ है। इट मींस मेरा पेन पहुंच गया क्या, ये बताओ। मेरा पेन तो जयपुर पहुंच गया, मुझे किससे मतलब है, मेरा पेन जयपुर पहुंचाने से मतलब है, मुझे मतलब नहीं है तुम पाथ कौन सा लेते हो। तो मेरा जो फंक्शन है, जो वर्क मैंने दिया है, जो काम मैंने तुम्हें दिया है, दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट। बट आपने जो एनर्जी लगाई है, जो हीट दी है आपने, वो क्या होगी, पाथ डिपेंडेंट। समझ गए नहीं समझ गए। ये मीनिंग होता है पाथ डिपेंडेंट और पाथ इंडिपेंडेंट का। अच्छा मुझे बताओ, मैंने तुमसे बोला कि भैया तुम्हारा जो भी खर्चा आएगा वो मैं दे दूंगा, आप यहां से वहां जाओ, तो मैं भी कौन हो गया, पाथ डिपेंडेंट हो गया ना। अगर तुम बस से जाते हो तो मुझे 500 रुपए देने पड़ेंगे, तुम फ्लाइट से जा रहे हो मुझे 5000 रुपए देने पड़ेंगे, तुम चार्टेड प्लेन में जा रहे हो तो मुझे 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे भाई। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। क्लियर हुआ। तो मेरा भी एक्सपेंस क्या हो गया, पाथ डिपेंडेंट। नहीं समझे, समझ गए। तो पाथ डिपेंडेंट और पाथ इंडिपेंडेंट दो अलग अलग चीजें होती है। टेम्परेचर खुद क्या होता है, टेम्परेचर एक पॉइंट होता है कि ये मेरा टेम्परेचर है, ये मेरा टेम्परेचर है। तो जो भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेट समझ लो। तो कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट। आप 2,3 पे खड़े हो तो एग्जैक्ट मैंने सिचुएशन बता दी ना, आप 3,3 पे खड़े हो तो एग्जैक्ट सिचुएशन बता दी। मैंने कहा नहीं, आप यहां से सीधे जाओगे, लेफ्ट लोगे, लेफ्ट लेने के बाद में 3 किलोमीटर चलने के बाद में वापस राइट लेना, फिर 1 किलोमीटर राइट लेके जहां पहुंचोगे वो क्या होगा, मेरा घर होगा। ऐसे कुछ मैंने बता दिया, जस्ट इमेजिन। क्लियर हुआ। अगर मैं ऐसे बता रहा हूं या फिर मैं डायरेक्ट तुम्हें लोकेशन भेज दूं तो, समझ गए नहीं समझ गए। लोकेशन भेज दी तुम्हें, गौर से सुनना मेरी बात, लोकेशन भेज दी तो वो फाइनल लोकेशन और इनिशियल लोकेशन तो एक पॉइंट है ना, तो वो तो स्टेट फंक्शन है। गूगल मैप पे आपने डाला किसी भी सर का घर कहां पे है, आपको लोकेशन पता चल गई। अब गूगल मैप आपको अलग अलग 3-4 रास्ते दिखाएगा, समझ रहे हो। तो आपको डिसाइड करना ना आप कौन से रास्ते से जाओगे। जिस भी रास्ते से जाओगे वो तुम्हारा पाथ होगा कि नहीं होगा। तो योर बाइक पेट्रोल, पेट्रोल का एक्सपेंस जो आएगा दैट इज पाथ डिपेंडेंट और पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ डिपेंडेंट हुआ ना, तो पाथ डिपेंडेंट के लिए तुम्हें रास्ता डिफाइन करना पड़ेगा ना कि सर मैं पहले राइट गया लेफ्ट गया, तो भैया ये भी तो पाथ डिपेंडेंट है। क्या तुमने हीट को ऐड करना या हीट को निकालने का पाथ डिफाइन किया क्या, नहीं डिफाइन किया, तो तुम्हें पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब पाथ कौन कौन से हो सकते हैं, पाथ हमारे पास में फिलहाल 3 हो सकते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला आइसोथर्मल, दूसरा आइसोबैरिक, तीसरा आइसोकोरिक। याद आया कि नहीं है। टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, यहां पे प्रेशर कांस्टेंट कर दिया और यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सर ये तो गलत बात है, आइसोथर्मल आपने बोल दिया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपको तो टेम्परेचर बढ़ाना है।
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो याद करो लेटेंट हीट होती है कि सेंसिबल हीट होती है? लेटेंट हीट होती है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस से वाटर बन रहा है नहीं बन रहा? 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर से स्टीम बन रहा है नहीं बन रहा? बन रहा है ना, वो तो फेज चेंज कर रहा है। तो यहां पे तो सर स्पेसिफिक हीट आएगी नहीं, तो स्पेसिफिक हीट कहां आएगी? आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस में। आइसोबैरिक प्रोसेस में कौन कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट का नाम सीपी होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और आइसोकोरिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट का नाम क्या होता है? सीवी होता है। समझे नहीं समझे? तो आप इसको क्या बोलोगे? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। पहले देखो, नोट मत करो। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ गए नहीं समझ गए? मैंने बोल दिया कि भैया वॉल्यूम कांस्टेंट है, इट मीन आइसोकोरिक है। मैंने पाथ दिखा दिया तुम्हें। मैंने ये बोल दिया सीपी की वैल्यू इतनी है, इट मीन स्पेसिफिक हीट अंडर प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो दो टाइप की हमारे पास में स्पेसिफिक हीट होगी। कौन कौन सी? एक सीपी और एक सीवी। अब गौर से देखना, सीपी और सीवी को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, सीपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी। बट ये जो प्रोसेस है कौन सा होना चाहिए? प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। और सीवी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी। लेकिन यहां पे वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। समझ गए नहीं समझ गए मेरी बात? क्लियर? आप हीट को अगर एक्चुअल कांस्टेंट प्रोसेस पे लगा रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे लगा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीपी बोलेंगे। क्लियर? कांस्टेंट वॉल्यूम पे लगा रहे हो तो सीवी बोल देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों बोला गया? क्योंकि सर हीट इज पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। क्लियर? एक बात और ध्यान रखो, डेल्टा यू क्या था? F/2 NR डेल्टा टी था कि नहीं था? अरे समझे नहीं समझे? मुझे इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है तो सर टेम्परेचर बढ़ाओ, खत्म बात। कोई प्रोसेस करने की जरूरत है क्या? यहां पे क्यू आ रहा है क्या? क्यू नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? डेल्टा टी आ रहा है। डेल्टा टी आ रहा है। टेम्परेचर क्या होता है? एक कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट है तो हमें तो इनिशियल और फाइनल से मतलब है। तो यू क्या हो गया? पाथ डिपेंडेंट की पाथ इंडिपेंडेंट? वेरी गुड, पाथ इंडिपेंडेंट हो गया। यू की वैल्यू क्या होगी? पाथ इंडिपेंडेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और क्यू क्या होता है? पाथ डिपेंडेंट। क्लियर? हीट जो होती है दैट इज पाथ डिपेंडेंट, और इंटरनल एनर्जी में चेंजेस क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? इंटरनल एनर्जी में चेंज करना है या इंटरनल एनर्जी बतानी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर बता दो बस। सर सीपी सर का घर और हमारी लोकेशन बता दो तो गूगल क्या कर देगा? दो जगह पॉइंट छोड़ देगा। क्लियर है? उसने इंटरनल एनर्जी बता दी। अब आप उसकी इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ा रहे हो? आप कौन से रास्ते से जा रहे हो? दैट इज पाथ डिपेंडेंट। समझ गए नहीं समझ गए? ये चीज का खास ध्यान रखना। इंटरनल एनर्जी में चेंजेस पाथ इंडिपेंडेंट होता है और हीट में चेंजेस पाथ डिपेंडेंट होता है। पाथ डिपेंड हो रहा है तो पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। पाथ कौन कौन से होते हैं? अभी तक हमारे पास में 3 पाथ है, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक। आइसोथर्मल के लिए स्पेसिफिक हीट डिफाइन नहीं होती है। क्लियर है? और आइसोबैरिक के लिए सीपी हो गया और आइसोकोरिक के लिए सीवी हो गया। क्लियर और नॉट? नोट कर लो इसको फटाफट। चलो, दो टाइप की स्पेसिफिक हीट पढ़ते हैं। ये हमने आई गेस कैलोरीमेट्री में पढ़ी है। एक होती है ग्राम स्पेसिफिक हीट और एक होती है मोलर स्पेसिफिक हीट। हमने इसको लिख दिया सी ऑफ ग्राम स्पेसिफिक हीट और सी ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी होता है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। डेफिनेशन कैसे लिखोगे?
डेफिनेशन ऐसे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए 1 ग्राम ऑफ गैस को कितनी हीट रिक्वायर्ड है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट। और या इसके लिए बोले कि 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए 1 मोल गैस को कितनी हीट नीडेड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। कौन सी, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो देखो, क्या हम मोलर स्पेसिफिक हीट को डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी लिख रहे हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बाई एन को क्या लिख सकते हैं, मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अरे ऐसे ही होता है कि नहीं होता। मोल को आप कैसे डिफाइन करते हो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल मास, ऐसे कर दिया तो डेल्टा टी ऐसे बन गया। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी, ऊपर क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास। ये चीज क्या होती है, देखो ये चीज क्या है, ये डन। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, सी ऑफ मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इनटू ये क्या है, ग्राम स्पेसिफिक हीट। तो क्या यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन डिफाइन हो सकता है कि मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट और ग्राम स्पेसिफिक हीट का रेशो मॉलिक्यूलर मास होता है, बोला जा सकता है। अरे ये बोल सकते हैं ना, मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट और ग्राम स्पेसिफिक हीट का जो रेशो आएगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा, बोला जा सकता है ना। तो ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट में आ जाए तो हम कर सकते हैं। क्लियर है। अगली बात करते हैं हम, चलो अगला करेंगे वर्क डन। तो देखो वर्क डन की डेफिनेशन लिख रहे हैं, वर्क डन बाय अ गैस। एक बात अभी के लिए याद रख लो, जस्ट याद रखनी अभी के लिए, ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है। क्या कहता है फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ कहता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये है चेंज इन हीट, ये है वर्क डन, और ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी के बारे में हम बोलते हैं ये होती है F/2 nRT, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, F/2 nRT। ये तो होता है, हमें पता है। हीट निकालने के लिए वर्क डन पता होना चाहिए। तो जो चेंज इन हीट है, हीट क्या है, हीट किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, पाथ पे डिपेंड करेगा। तो इसको हम बोलेंगे पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। और ये क्या हो जाएगा, ये डेल्टा टी है, तो इसका मतलब ये है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पाथ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फंक्शन। और वर्क डन भी क्या हो जाएगा हमारा, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। समझ गए नहीं समझ गए, जो पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं उनका पाथ तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। जो पाथ पर डिपेंड कर रहे हैं उनको पाथ हम कैसे कैसे प्रोसेस से डिफाइन कर सकते हैं, आइसोथर्मल के लिए, आइसोकोरिक के लिए और आइसोबैरिक के लिए। समझ गए नहीं समझ गए, अभी तक के लिए तुम्हारे पास में 3 ही प्रोसेस है, बाकी 2 प्रोसेस और है जिनको हम बोलते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस और आइसेंट्रोपिक, या फिर उसको बोल सकते हैं हम एडियाबेटिक। ये दोनों प्रोसेस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आपके थर्मोडायनेमिक्स में। क्लियर। जैसे ये 3 पाथ हो गए, वैसे ही वर्क डन के लिए भी कितने पाथ होंगे, 3 पाथ होंगे। कौन कौन से, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक और तीसरा आइसोकोरिक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब ये पाथ इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप इस प्रोसेस से आए हो आप इस प्रोसेस से, उसको कोई मतलब नहीं है। क्लियर, इसकी वैल्यू हर प्रोसेस में यही होगी। क्लियर और नॉट। तो मतलब डी तो हमारे पास में है। क्लियर, बचे कौन, डी डब्ल्यू और डी क्यू। डी डब्ल्यू निकालना हम अभी सीख लेते हैं 3 प्रोसेस के लिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हमारे पास में डी क्यू आ जाएगा। अगर डेल्टा क्यू आ गया तो भैया हम इसमें रख देंगे डेल्टा क्यू की वैल्यू, तो हमारे पास में सीपी और सीवी की वैल्यू और आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। क्लियर हुआ, वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है,
इसको नोट करो पहले। और वर्क डन बाय अ गैस हम आइसोथर्मल, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक के लिए भी निकालते हैं। लिखो, नोट करो। चलो स्टार्ट हो जाते हैं हम। इधर ध्यान दो। सबसे पहला हम कर रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। गौर से समझना, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन हमारा होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ये सुना है तुमने, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ये एक टाइप की एनर्जी है। तो अगर हम P इंटू डीवी कर देते हैं या P डेल्टा V कर देते हैं, ये हमारा क्या होता है? वर्क डन होता है। याद रहेगा नहीं रहेगा? ठीक है। अगर हमने एक छोटा सा वर्क डन ले लिया तो ये P dV हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसका टोटल इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे तब जाके वर्क डन निकलेगा नहीं निकलेगा? तब जाके वर्क डन निकल जाएगा। क्लियर है? अब इसने बोल दिया कि V इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है। V इज इक्वल टू कांस्टेंट का मीनिंग क्या हुआ? आइसोकोरिक। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी? 0। भाई इसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो इन दोनों की वैल्यू डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर 0 हो गया इट मींस मैं वर्क डन को क्या लिख दूंगा? P dV। तो इसकी वैल्यू 0, तो वर्क डन 0। तो आइसोकोरिक वर्क डन कितना होता है? हमेशा 0 होता है। समझे मेरी बात? नहीं समझे? बताओ। समझ गए? आइसोकोरिक वर्क डन क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं, FLOT लिख लो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अरे क्लियर है कि नहीं है? dq इज इक्वल टू du प्लस dw, ये लिख दिया मैंने। या फिर ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा q इज इक्वल टू डेल्टा u इंटू प्लस डेल्टा w। अगर मैं इसके अंदर बोल दूं कि v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, मतलब क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस है। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो डेल्टा क्यू क्या हो गया? v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। डेल्टा u की वैल्यू कितनी होती है? F/2 डेल्टा टी होती है। होती है नहीं होती? बताओ। होती है। ठीक है। और dw की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो गई। क्लियर है? तो ये इसके बराबर होना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या लिखते हो? डेल्टा क्यू की। डेल्टा क्यू वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर ये डेल्टा क्यू वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं डेल्टा क्यू वॉल्यूम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है? mcp आ जाता है, नहीं आता? तो यहां पे क्या आ जाएगा? mc डेल्टा टी आएगा कि नहीं आएगा? अरे डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होती है? ms डेल्टा टी। ms डेल्टा टी। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो cv आएगा cp आएगा? cv आ जाएगा। तो cv की वैल्यू क्या होगी? F/2 nr डेल्टा टी। तो क्या मैं डेल्टा टी से डेल्टा टी कट कर लूं? सिंगल मास के लिए लिखूं और सिंगल एन के लिए लिखूं तो क्या मैं, अच्छा इसको मैं ले लेता हूं एनसीवी डेल्टा टी ले लेता हूं, मोलर स्पेसिफिक हीट ले लेता हूं। तो क्या एन से एन निपट गया? तो सीवी की वैल्यू क्या आ गई? F/2 आ गई। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या आपको आर की वैल्यू मालूम होती है? क्या आपको एटॉमिसिटी मालूम है? मोनो एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक गैस है, ट्राई एटॉमिक गैस है, क्या वैल्यू मालूम है? अगर आपको आर की वैल्यू पता है, अगर आपको एफ की वैल्यू पता है, तो अल्टीमेटली मैं ये बोलना चाहता हूं पर गैस के लिए आपको सीवी की वैल्यू पता है। नहीं समझे? समझ गए? सिमिलरली दूसरा प्रोसेस करते हैं। दूसरा प्रोसेस कौन सा हो जाएगा? आइसोबैरिक कर लेते हैं। आइसोबैरिक वर्क डन। हमने सेम लिखा कि वर्क डन क्या होता है जनरली? P डेल्टा V। अरे यही होता है वर्क डन। इसी को अगर हम वर्क डन टोटल निकालने की कोशिश करें तो इंटीग्रेशन छोटा वर्क डन इंटू पी डीवी। अब P कांस्टेंट है। अगर प्रेशर तुम्हारा
कांस्टेंट है, मैंने लिख दिया P इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट यहां से बाहर आ जाएगा, अरे आएगा नहीं आएगा? तो टोटल वर्क डन तुम्हारा क्या हो जाएगा? P इंटीग्रेशन dv, कहां से? V इनिशियल से V फाइनल, समझ गए? तो इसको आप क्या लिखोगे? P V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो देखना वर्क डन, तो P V फाइनल माइनस V इनिशियल है। अब गौर से सुनना मेरी बात, मैंने ये बोला वर्क डन है, एक्सपांशन कर रहे हैं हम, एक्सपांशन कर रहे हैं। एक्सपांशन का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम पहले इतना था, अब हमने इतना कर दिया, तो फाइनल वॉल्यूम बढ़ गया कि कम हो गया? तो एक्सपांशन में फाइनल वॉल्यूम ज्यादा, इनिशियल वॉल्यूम कम। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एक्सपांशन में वर्क डन पॉजिटिव होगा? समझे नहीं समझे? लेकिन मैंने बोल दिया वर्क डन, कंप्रेशन कर दिया। कंप्रेशन क्या होता है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, हमें तो ये पता है। कंप्रेस कर दिया, पहले वॉल्यूम इतना था, अब हमने इसको कंप्रेस कर दिया, तो वॉल्यूम इनिशियल कितना था? इतना। फाइनल कितना है? कम हो गया। फाइनल कम हो गया, तो फाइनल वाला कम, इनिशियल वाला ज्यादा, तो आंसर नेगेटिव के पॉजिटिव? तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि वर्क डन टू कंप्रेस इज नेगेटिव, वर्क डन टू एक्सपेंड इज पॉजिटिव? क्लियर और नॉट? यहां तक क्लियर है? चलो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल? क्या मैं इसको पीवी लिख सकता हूं? चलो लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब गौर से देखना, जब हमारे पास में वर्क डन आ गया, ये वर्क डन टोटल आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव बात की बात है, पी डेल्टा वी आया नहीं आया? पी डेल्टा वी आ गया। क्लियर? अब हमें कौन सा प्रोसेस करना है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देते हैं, ठीक है? फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हमें और कुछ नहीं पता इसकी वैल्यू क्या होती है, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। सही बात है कि नहीं है? और इसकी वैल्यू कितनी होती है? पी डेल्टा वी होती है नहीं होती? यहां तक ओके है सबको कि नहीं है? चलो ओके। डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा क्यू कौन सा प्रोसेस लिया है हमने? आइसोबैरिक लिया है। अब बताओ, एम सी डेल्टा टी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? एन सी डेल्टा टी, यहां पे क्या लिखू? सीपी के सीवी? यहां पे क्या आना चाहिए? सीपी आना चाहिए कि सीवी आना चाहिए? इसका नाम क्या होना चाहिए? सीपी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये प्रेशर कांस्टेंट पे काम कर रहा है, हमने पाथ बता रखा है ना प्रेशर कांस्टेंट पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गौर से समझते रहना। एन सीपी डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? देखो गौर से, पी डीवी, तो पी डीवी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी होता है नहीं होता? देखो गौर से, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो अगर मैं यहां पे डेल्टा लगा दूं तो यहां डेल्टा लग जाएगा, तो एन आर डेल्टा टी बनेगा नहीं बनेगा? तो मैंने इसको लिख दिया एन आर डेल्टा टी। नहीं समझे अभी भी? समझ गए? तो एन से एन तो निपट गए, डेल्टा टी से डेल्टा टी निपट गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या मैं इसको सीपी लिख दूं? क्या बना ये? एफ बाई टू आर, और इधर क्या बना? प्लस आर। क्लियर और नॉट? क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं सीपी की वैल्यू कितनी होती है? एफ बाई टू प्लस वन इंटू, नहीं समझे? क्या किसी गैस के लिए तुम्हें आर की वैल्यू पता है? क्या किसी भी गैस के लिए तुम्हें आर की वैल्यू पता है? गैस का नाम देगा वो, गैस का नाम देगा तो हम उसकी एटॉमिसिटी बता सकते हैं कि कितनी होती है कितनी नहीं होती है। तो उसने बोल दिया कि मोनो एटॉमिक है तो एफ की वैल्यू 3, डाई एटॉमिक है तो 5, और ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर है तो 6, और ट्राई एटॉमिक लीनियर है तो 5। क्लियर हुआ कि नहीं हो? वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो क्या हमारे पास में सीपी की वैल्यू फॉर ए गिवन गैस है? यस। क्या हमारे पास में सीवी की वैल्यू फॉर गिवन गैस है? यस। अब एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं, चलो पहले ये नोट कर लो, फिर उसके बाद में एक आइसोथर्मल प्रोसेस करके सीपी और सीवी में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, करो नोट करो। यहां तक क्लियर है सबको? चलो देखो,
आइसोथर्मल करने से पहले हम इन दोनों में एक तो रिलेशन देख लेते हैं। यहां तक ओके है ना? इन दोनों डब्बों को रख लेते हैं ना, डब्बे डब्बे काम आते हैं। देखना गौर से, मैंने ये लिखा सीपी की वैल्यू कितनी है, F/2 प्लस 1 इंटू आर। सीवी की वैल्यू कितनी है, F/2 आर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक रिलेशन होता है जिसको हम मेट्स रिलेशन बोलते हैं, एडियाबेटिक इंडेक्स होता है। क्या होता है? एडियाबेटिक इंडेक्स। इसको हम गामा से डिफाइन करते हैं। गामा की वैल्यू क्या होती है, सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू गामा। क्लियर है? सीपी बाई इक्वल टू सीपी बाई सीवी इक्वल टू, अरे मामा नहीं, गामा। क्लियर है? देखो गौर से, सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू गामा। गामा इज एडियाबेटिक इंडेक्स। क्या नाम है इसका? एडियाबेटिक इंडेक्स। ध्यान रखना, इसकी वैल्यू हर एक के लिए फिक्स होती है। क्लियर और नॉट क्लियर? इसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे मान लो, यहां पे एक छोटा सा नोट पॉइंट बना लेते हैं। मोनो एटॉमिक के लिए सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? मोनो एटॉमिक एफ की वैल्यू कितनी? अब भाई मोनो एटॉमिक एफ की वैल्यू कितनी? 3। तो यहाँ पे सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2 प्लस 1 इंटू आर। कितना बैठा? 5/2 आर। और सीवी की वैल्यू कितनी होगी? 3/2 आर। तो ये हो गया 3/2 आर। तो क्या मैं यहां पे सीपी बाई सीवी की वैल्यू निकालू तो ये 5/3 नहीं बना गया? तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/3। दैट इज, कितनी होती है 5/3? 1.66 हो गया। क्लियर हुआ? ये किसके लिए? मोनो एटॉमिक के लिए। डाई एटॉमिक के लिए निकाले तो डाई एटॉमिक मतलब एफ की वैल्यू 5। क्लियर है? तो सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2 प्लस 1, 7/2, 7/2 आर। क्लियर? सीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2 आर। क्लियर है? इन दोनों का रेशो निकालो तो गामा की वैल्यू कितनी होती है? सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू 7/5, दैट इज 1.4। नहीं समझे? तो डाई एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है? 1.4। और थर्ड लिख देते हैं ट्राई एटॉमिक गैस के लिए। क्लियर? ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर है बाय डिफॉल्ट, तो एफ की वैल्यू कितनी? 6। क्लियर है? तो अगर एफ की वैल्यू 6 है तो सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये देखो F/2 है तो 6/2 3, 3 प्लस 1 4R, तो ये बन गई 4R। अरे समझे नहीं समझे? अरे 6/2 3, 3 प्लस 1 4R। और सीवी की वैल्यू कितनी है? 6/2 इंटू आर, दैट इज 3R। समझे नहीं समझे? यहां से वैल्यू निकाली तो क्या बना? सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू 4/3, दैट इज 1.33। क्लियर और नॉट? तो ट्राई एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 1.33। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम यहां से करना ही नहीं चाह रहे, हम कह रहे हैं सर यहीं से निकाल लो ना, एक फॉर्मूला बना लो। तो गामा इज इक्वल टू क्या होता है? सीपी बाई सीवी। सीपी की वैल्यू कितनी है? F/2 प्लस 1 आर। और इसकी वैल्यू F/2 इंटू आर। अरे सही है क्या? ठीक है, इससे ये निपट गया, इससे ये निपटा देते। देखो गामा की वैल्यू क्या होगी? F/2 प्लस 1। इसको अलग अलग कर देते हैं, यहां पे भी F/2 लिख दिया और यहां पे भी F/2 लिख दिया। कोई गलत लिखा है तो बताओ? दोनों का एलसीएम लोगे सेम आ जाएगा। इसको ऐसे लिख दें तो सही है क्या? इसके साथ अलग कर दिया, इससे तो ये निपट गया, इस पे उल्टा हो गया तो क्या बन गया? यहां पे तो 1 बन गया प्लस F/2 का 2/f। क्लियर और नॉट? क्लियर है? तो बताओ भाई, क्या मैं ये लिख सकता हूं गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/f? अब हमें सीपी और सीवी तो चाहिए ही नहीं, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। कैसे? यहां से लिखो, फॉर मोनो एटॉमिक
मोनो एटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू कितनी 3, तो गामा की वैल्यू कितनी है 1+2/3, कितना हो गया 1+2/3 इज 0.66, 1.66 आ रहा है। यस, अगला लिखते हैं फॉर डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू कितनी 5, तो गामा की वैल्यू 1+2/5, 2/5 इज 0.4, 0.4 + 1 1.4, आ रहा है नहीं आ रहा। लास्ट लिख दिया फॉर ट्राई एटॉमिक, फॉर ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक के लिए हमने ये बोल दिया कि एफ की वैल्यू होती है कितनी 6, ठीक है, तो कितना बन जाएगा गामा की वैल्यू 1+2/f, इससे कटा 1/3, तो क्या बना 1+1/3 इज 4/3, 1.33। समझ गए नहीं समझ गए, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या हम यहां से इतने सारे रिलेशन निकालने के बाद में भी एक और रिलेशन निकाल सकते हैं? गौर से समझना, इन दोनों को हमने अभी डिवाइड किया है, इन दोनों को क्या किया है डिवाइड किया है, इन दोनों को माइनस करके देखें, देखो गौर से। अगर मैंने Cp माइनस Cv कर दिया तो ये कितना आएगा बताओ। Cp की वैल्यू क्या है f/2 + 1 × r, माइनस Cv की वैल्यू f/2 r, तो ये कितना आएगा देखते हैं। तो यही होता है ना Cp माइनस Cv, तो इसमें से r को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा f/2 + 1 माइनस f/2, कितना आया, इससे ये कट गया, बचा क्या r, तो क्या हम ये बोल सकते हैं Cp माइनस Cv = r? नहीं समझे, समझ गए नहीं समझ गए, Cp माइनस Cv = r, डन है। तो एक रिलेशन ये ध्यान में रखोगे, एक रिलेशन ये ध्यान में रखोगे, एक रिलेशन ये ध्यान में रखोगे, बाकी गामा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरा एडियाबेटिक इंडेक्स, अगर मैंने बोला एडियाबेटिक इंडेक्स की वैल्यू 1.4 है, तो बताओ मैं गैस कौन सी हूं, 1.4 है तो डाई एटॉमिक। समझ गए नहीं समझ गए, यहां पे ये यूज कर सकते हो, 1.4 वैल्यू पुट करो, एफ की वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो एटॉमिसिटी हम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, एटॉमिसिटी हम निकाल सकते हैं। बचा कौन सा एक लास्ट प्रोसेस, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का वर्क डन हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, बट आइसोथर्मल के लिए स्पेसिफिक हीट हो सकती है, क्योंकि सर इंटरनल एनर्जी क्या है, टेम्परेचर का फंक्शन है, जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट कर दिया तो कौन सी स्पेसिफिक हीट, नहीं समझे। स्पेसिफिक हीट कहां होती है, ms डेल्टा टी होता है, तो स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू Q/m डेल्टा टी। अरे सर डेल्टा टी है ही नहीं, तो स्पेसिफिक हीट कौन सी, कोई स्पेसिफिक हीट नहीं हो सकती। समझ गए नहीं समझ गए, इसलिए हम स्पेसिफिक हीट को डेल्टा टी टेम्परेचर कांस्टेंट पे डिफाइन करते नहीं है, क्योंकि सर वहां पे हीट कौन सी होती है, लेटेंट हीट होती है, सेंसिबल हीट होती नहीं है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है, इसको नोट कर लो। अब जितने फॉर्मूले अभी तक आए हैं उन सब को एक समराइज फॉर्म में हम लिख लेते हैं, ठीक है, तो एक शॉर्ट नोट्स के तरीके से याद रह जाएगा। क्लियर है, पहले इसको नोट करो फिर लिखता हूं मैं। लास्ट इनको समराइज फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, सारा ही हटा रहा हूं स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, और फिर मुझे एक लाइन बताना कि गामा और आर की फॉर्म में सीपी और सीबी को कैसे लिख सकते हैं, वो लास्ट में प्रूफ भी कर देंगे। किया जाए स्टार्ट, चलो देखो, नोट पॉइंट तो लिख लो, और उसके अंदर सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहला व्हाट इज सीपी, डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी, लेकिन क्यू पाथ डिपेंडेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा सीवी क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई एन लिख लो, नंबर ऑफ मोल के लिए एन डेल्टा टी, लेकिन क्यू कहां पे होना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट एट
कांस्टेंट वॉल्यूम, करेक्ट और नॉट? ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा, इसके टाइप्स हो गए, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप। एक होती है मोलर स्पेसिफिक हीट, जिसको हम सी मोल से डिफाइन करते हैं, वो क्या हो जाएगी, डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। और दूसरी होती है हमारे पास में ग्राम स्पेसिफिक हीट, राइट। इसको हम सी ग्राम से डिनोट करते हैं, तो क्या हो गया, डेल्टा क्यू, जो पर यूनिट मास के लिए डिफाइन होती है। क्लियर? इन दोनों में रिलेशन क्या होता है कि सी फॉर मोल डिवाइडेड बाय सी फॉर ग्राम इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास होता है। कर रखा है, नहीं कर रखा है ये? ठीक है। फिफ्थ, सीपी बाई सीवी की वैल्यू गामा होती है। दूसरी बात, सीपी की वैल्यू एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर होती है। सीवी की वैल्यू एफ बाई टू आर होती है। यहां तक क्लियर है सबको कि नहीं है? इसको मेयर्स रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू है, ये भी आप लोग ध्यान में रखें। ये वाली वैल्यू तो आपको पता ही है, ठीक है। ये सब ध्यान में रखो। नेक्स्ट हम कर लेते हैं 7 यहां पे। सेवन यहां से स्टार्ट कर देते हैं, इज दिखेगा, फिर बोलोगे नहीं सर समझ में नहीं आया। सीपी और सीवी की वैल्यू होगी, तो क्या हम ये बोल सकते हैं सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू गामा है, तो इसको हमने लिख दिया एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर डिवाइडेड बाई एफ बाई टू इंटू आर। इनसे डिवाइड किया तो इनसे एक रिलेशन निकला, दैट इज गामा इज इक्वल टू वन प्लस टू बाई एफ। क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ, क्या हुआ? ओके, ठीक है। दूसरी बात, सीपी की वैल्यू, अच्छा पहले गामा की बात कर लेते हैं। मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू कितनी होती है? 3। तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस टू बाई थ्री, 1.6, 1.66। क्लियर और नॉट? डाई एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक इज एफ की वैल्यू कितनी? 5। तो गामा की वैल्यू कितनी? 1 प्लस टू बाई फाइव, दैट इज 1.4, 1.4। क्लियर? ट्राई एटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू कितनी? 6। नॉन लीनियर रिलेशन, ठीक है। तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.33। क्लियर और नॉट? चलो ठीक है। अब नाइन्थ हम कर लेते हैं। मोनो एटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू पता है हमें 3 होती है, तो सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? सीपी की वैल्यू दे रखी है ना, कहां लिखा रिलेशन, ये रहा, एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर। एफ बाई टू कितना वैल्यू? 3 बाई टू प्लस वन, दैट इज 5 बाई टू आर। तो हमने लिख दिया यहां पे 5 आर बाई टू। और सीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 आर बाई टू। करेक्ट और नॉट? ठीक है। डाई एटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू 5 होती है, तो हमने लिख दिया सीपी की वैल्यू निकालनी है। सीवी की क्या वैल्यू हो जाएगी? सीधा एफ बाई टू आर, एफ की वैल्यू 5, तो हो गया 5 बाई टू आर। इसमें प्लस वन कर दो तो क्या बन जाएगा? 7 आर बाई टू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। ट्राई एटॉमिक, एफ की वैल्यू कितनी? 6। तो सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सीवी की वैल्यू बताओ पहले। 6 बाई टू, 3 आर। अगर ये 3 आर है तो ये कितना हो जाएगा? 4 आर हो जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर है? अब इन सब से एक रिलेशन और आता है, दैट इज कॉल्ड सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है नहीं होता? तो सीपी माइनस सीवी हमने आर प्रूफ कर दिया। अब लास्ट एक रिलेशन और मैं मांग रहा हूं, मुझे आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि 11th हो गया ना, 11th, सीपी एंड सीवी किसकी फॉर्म में चाहिए मुझे? गामा एंड आर की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। निकाल के देखें तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है,
एंड सीपी बाय सीवी इज इक्वल टू गामा होता है नहीं होता? सीपी बाय सीवी इक्वल टू गामा, मैंने ऐसे लिख दिया। इसको यहां से यहां पुट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, गामा सीवी माइनस सीवी इक्वल टू आर। सीवी कॉमन ले लो, 1 माइनस गामा इज इक्वल टू आर। तो सीवी की वैल्यू क्या होगी, आर अपॉन 1 माइनस गामा। नहीं समझे? सिमिलरली सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें गामा का मल्टीप्लाई कर दो बस, है ना? तो गामा इंटू आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, दैट इज ऑल्सो सीपी। क्लियर? जितने भी रिलेशन थे हमने सारे लिख लिए। अब इन रिलेशन को याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है इनको। क्लियर और नॉट? अब इनको समराइज फॉर्म में लिख लो, दैट इज योर शॉर्ट नोट्स। ये बहुत काम आते हैं शॉर्ट नोट्स। क्लियर है? चलो करो, नोट करो। ये वाला थोड़ा करेक्शन कर लो। गामा सीवी माइनस सीवी इक्वल टू आर था, तो यहाँ पे हमने गामा को, यहाँ पे सीवी कॉमन ले लिया तो गामा माइनस 1 बचा, तो नीचे गामा माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर और नॉट? क्योंकि गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। एक और रिलेशन कर लेते हैं, लास्ट 12। हमें यह पता है कि गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ होता है नहीं होता? डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ ना कुछ तो होगी। इसका मतलब गामा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी? गामा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। तो क्या हम ये बोल सकते हैं सीपी बाई सीवी शुड बी ग्रेटर देन 1? तो सीपी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी सीवी से। ये और रिलेशन लिख सकते हैं। अब समझ गए नहीं समझ गए? तो यहां पे लिख लो गामा माइनस 1, ये भी गामा माइनस 1, और गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। दैट्स वाई कांस्टेंट प्रेशर हीट, स्पेसिफिक हीट इज ऑलवेज ग्रेटर देन कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट। क्लियर और नॉट? क्लियर है? फटाफट नोट कर लो इसको।